देख हर दर्द को निखार के हम आ गए अपना आप मार के हम। अब तू नुकसान भरे सदाओं का थक गए हैं तुझे पुकार के हम। वो अपने कमरे में बेड पर सीधा लेटा अलियाना के बारे में ही सोच रहा था। कल रात ख्वाब में उसने अलियाना का चेहरा भी देखा था, तभी उसे कोई कंफ्यूजन नहीं थी और दिन को अपनी रैम्पल्स को अपने सामने देखकर वो सरशार हो गया था। विक्टर ने उसे शाम तक इसकी सारी डिटेल्स पता करवा दी थी। हर बात वो जान गया था। अब वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। दिल से एक बोझ हट सा गया था। वो खुश था, बेइंतहा खुश था। बहुत कर लिया मैंने इंतजार तुम्हारा रैम्पल्स, अब खत्म हो गया है और मुझे मेरे सब्र और इंतजार का फल बहुत मीठा मिला है। अब तुम्हें मैं बहुत जल्द अपने पास ले आऊंगा, राज की दुनिया में, जहाँ सिर्फ राज का राज होगा। तुम पर भी अब तुम अपनी भी नहीं रही, सिर्फ राज की रैम्पल्स हो, प्रिंसेस हो मेरी, मेरा सुकून, जुनून, इश्क, दीवानगी, पागलपन, जिद, सब हो तुम राज का। तुम्हें आना होगा राज के पास। अब तुम्हें कोई राज का होने से बचा नहीं सकता। अब राज की दीवानगी, पागलपन सहना होगा। तुम्हें सब भूलना होगा, सिर्फ मुझे याद रखना होगा, मुझे चाहना होगा, मेरा बनना होगा किसी भी कीमत पर, हर सूरत। दीवानगी से कहता वो आंखें मूंद गया था। कल एक और मुलाकात करते हैं फिर। न्यायो गो का सफर यादगार बना दूंगा, इतना कि कभी भूल ना सको। खुद से ही बुड़बुड़ाता करवट बदल गया था। ऐसी ही कोई लोफर होगा, मैं क्यों इतना परेशान हूँ। वो होटल के रूम में अपने बेड पर लेटी कब से सोने की कोशिश कर रही थी। बाकी सब सो गए थे मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार दिन में राज की और अम्बरोज की बातें सोच सोच कर हलकान हो रही थी। राज के जाने के बाद ही वो बिना किसी को बताए होटल आ गई थी और तब से उसी बात को सोच रही थी। बार बार खुद को दिलासा देने की थोड़ी देर बाद दोबारा डर जाती थी। कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि अब रोज की बातें सच लग रही थी। क्या ये स्याह बाल मेरी स्याह बख्ती की अलामत है। अपने लंबे काले बालों को हाथों में पकड़े इन्हें खो घूरते खुद से ही बोली थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ, फिर मेरे साथ कैसे हो सकता है। झूठ है, इस लोफर को भी सबकी तरह मेरे बाल पसंद आ गए होंगे तभी। मगर अमरोज खुद को दिलासे देते देते दोबारा इमरोज को सोचकर परेशान हो गई थी। मुझे दुख दिख रहा है कि उसका इंतजार खत्म होने वाला है। बस अब मेरा तवील इंतजार खत्म हो गया। रैम्पल्स आंखें बंद होने से पहले उसके जहन में अम्ब्रोज और राज की आवाज एक साथ गूंजी थी और आखिर नींद को उस पर रहम आ ही गया था। उफ, क्या हो रहा है मुझे, क्यों वो लड़की मेरे दिमाग से चिमट गई है। वो झुठलाकर उठ बैठा था जब से अलीजे से मिला था। बस बार बार वही उसके जहन में आ रही थी। शाम से वो आलिया बेगम की अदयान मनान से मिलवाने वाली बात पर परेशान थी और अलीजे की वजह से भी डिस्टर्ब होकर रह गई थी। उससे बेवजह ही अलीजे पर गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुआ था। अब रात के 2 बज रहे थे मगर उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। बस एक दफा मिल जाओ, सीधा करूंगा, जादूगरनी ना हो तो। तुम्हारी आंखें जादू करती हैं, जब ही तो मैं पागल हो रहा हूँ। प्रीटी गर्ल्स आखिर थक हार कर गिरने के अंदाज में लेटता खुद से ही बोला था। तुम्हें देखकर तो कोई भी दीवाना हो सकता है। ये सोच आते ही उसके दिल में अजीब सी जलन हुई थी। नहीं, कोई और कैसे तुम्हें चाह सकता है। माथे पर बल पड़े थे। उफ, पागल हो जाऊंगा यूं तो। करवट बदल कर लेट गया था। नींद तो आ ही नहीं रही थी, फिर भी कोशिश कर रहा था। उसने पूछा कि कोई ऐसी जगह सुख हो जहां। मैंने धीरे से फिकत इतना कहा, मेरी तरफ। जैन वो शख्स जमाने के जफा थामे हुए ढूंढने आएगा एक रोज वफा मेरी तरफ। बैठो, ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें जिधर जाना है। राजन ने हॉस्पिटल से निकलते हुए नैना से कहा था। कल शाम में ही उसे होश आ गया था मगर एहतियात उसे इसी वक्त डिस्चार्ज नहीं किया गया था। वो भी उसी के साथ ही रहा था। उसके कहने के बावजूद वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और अब सुबह सुबह ही उसे डिस्चार्ज कराया था। नहीं, आप जाएं, मैं अब चली जाऊंगी, नैना ने बाल कान के पीछे करते हुए कहा। वो इस वक्त राज के लाए ब्लैक ड्रेस में थी। शर्ट
शर्ट, ब्लैक ही जीन्स पहने, ब्राउन बाल खुले थे, सर पर पट्टी की हुई थी। छोड़ दूंगा मैं, फिक्र ना करो, आदमखोर नहीं हूँ जो खा जाऊंगा तुम्हें। बेसाख्त आने वाले गुस्से को पीते हुए कहा, वरना कहाँ आदि था बात दोहराने का, मगर मैं समझ नहीं आती, बैठो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट खा काट कर दरवाजे का फ्रंट डोर खोलता उसे अंदर पटक कर गुस्से से बोला था। उसको अंदर बिठाने के बाद खुद भी ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। माथे पर कई बल पड़े थे। अब जो पूछूं आराम से सही सही जवाब देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कुछ देर खुद को नॉर्मल करने के बाद धीमी मगर सख्त लफ्ज में नैना को कहा था, बड़ा आया बुरा नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही वो बुड़बुड़ाई थी, मगर राजर के तेज कानों तक आवाज पहुंच गई थी। ओके, पूछे। इसको खुद की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखता पाकर वो जल्दी से बोली थी, कौन हो? सामने देखते पूछा गया। इंसान। इतनी ही तहम्मुल से जवाब भी आया। ओ, शुक्रिया बताया कि इंसान हो, मुझे तो नहीं लगी। वो भी फिर राजर था, अपने नाम का एक नाम पूछा है, कौन हो, कहाँ रहती हो, माँ बाप किधर है, कौन है, और सबसे जरूरी सवाल, इधर क्या कर रही थी? संजीदा होकर पूछा था, जानता तो था, फिर भी उसे पूछना चाहता था। ओके, तो ऐसे पूछे ना, बड़ा कौन हो? बड़ा सा मुंह बनाती बोली थी, खैर नैना सुल्तान हूँ, मॉम डैड की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में 5 साल पहले। यूनी अंगुलियों पर गिन के बताते बताते एकदम कुछ याद आने पर रुकी थी। उसके बोलते बोलते रुक जाने पर राजा ने उसकी तरफ देखा था। मैं क्यों बताऊं, हाँ ऐसे ही बताने बैठ गई। उसके घूरने को इग्नोर करती फ्लो में बोली थी, नैना। वो दांत पीस कर बोला था, आज से पहले किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उससे ऐसे बात करता। यहाँ तक कि राज और रिया भी एक हद में रहते थे, मगर ये कोई पहेली लड़की थी जिसे ना चाहने के बावजूद उसने सर पर चढ़ा लिया था। उसने गहरी नजर से उसका जायजा लिया था। वो 23 साल की थी, कहीं से लग ही नहीं रही थी कोई 18-19 साल की। मोमी नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। वैसे अपना नाम नहीं बताया। उसे यूं टटकी बांधे देखता पाकर उसने ससुरी से सवाल पूछा। उसकी आवाज और सवाल पर गड़बड़ा कर सामने देखने लगा था। नाम तो बता दे। उसने उसे दूसरी तरफ देखता पाकर सांस बहाल करती दोबारा बोली थी, अपने काम से काम रखो। जबड़े भेजे सख्ती से गोया हुआ। बड़ा, तो आप भी अपने काम से काम रखते, मुझसे क्यों पूछा? अपने फ्लो में बोलती बोलती एकदम रुकी थी। उसको गुस्से से खुद को देखती अपनी शहादत की उंगली को होठों पर रख कर खामोश होने का इशारा दिया था, कहीं अब की बात सच में ही एक थप्पड़ ना लगा दे। उसके ऐसा करने पर बेसाख्त राजर की निगाहें इसके नाजुक गुलाबी होठों पर अटकी थी। गाड़ी वो रोड के दरमियान ही रोक चुका था, क्योंकि वो एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे। कोई प्रॉब्लम भी ना हुई। एकदम गाड़ी रोकने पर ना समझ ना समझी से राजर की तरफ देखा था, जिसका सारा ध्यान उसके गुलाबी होठों पर था। उसने खतरे की घंटी बजती महसूस हुई थी, तभी पीछे सिरकी थी, मगर राजर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वो एकदम उससे सीने से लगी थी। एक हाथ राजर के कंधे पर रखा, दूसरा स्टेयरिंग पर था। राजा दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहता उसके होठों पर झुका था। नैना को अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। वो पूरी शिद्दत से अपनी सांसें उसमें न ढाल रहा था। काफी देर बाद खुद को सैराब करता पीछे हुआ था। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। हाथ अब भी राजर के कंधे पर था। उसे लगा था कि कुछ देर वो ना हटा तो उसकी सांसें बंद हो जाएंगी, मगर वो तब तक हट चुका था। राजा ने दिलचस्पी से उसके लाल होते चेहरे और उखड़ी सांसों को देखा था। चेहरे पर बेसाख्त ही मुस्कुराहट आई थी। इसी लम्हे नैना ने भी उसकी तरफ देखा था। उसका डिम्पल देखकर बिट मिस हुई थी। उसकी नजरें उसकी वजह चेहरे पर अटक गई थी। उसे माना पड़ा था वो बहुत हैंडसम था, अगर बल छोटे होते। लगता है तुम्हें पसंद आई है, तभी पीछे ही नहीं हो रही। राजा ने उसे खुद को देखते पाकर कहा था, चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में शरारत वाज़ेह थी। अपनी 30 साल
साल की जिंदगी में पहली दफा वो किसी लड़की के करीब हुआ था, वरना क्लब में, रास्ते में, यूनी कॉलेज कई लड़कियों ने उससे फ्रेंडशिप करनी चाही थी, मगर वो अपने आप में रहने वाला लड़का था। उसकी बात सुनकर वो झटके से पीछे हुई थी। उसकी शौकी नजर उस पर डालने के बाद राजा ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। उसके बाद बाकी का रास्ता खामोशी से कटा था। गौस कतबे सब गौस कतब सब ते तू सदके कौन फरीद फकीरा, वे सांवला ना मार नैना दे तीर, इतने बेजान सहारे तो नहीं होते ना, दर्द दरिया के किनारे तो नहीं होते ना, रंजिशें हिजर का मेयार घटा देती हैं, रूठ जाने से गुजारे तो नहीं होते ना, रास रहती है मोहब्बत भी कई लोगों को, वो भी अर्शों से उतारे तो नहीं होते ना। हीर, अब की बार उसने चिल्लाकर आवाज दी थी। वाइट टी शर्ट, ब्लैक ट्राउजर पहने, बालों को माथे पर फैलाए, नंगे पांव ही वो ओपन किचन में खड़ा काफी देर से हीर को आवाजें दे रहा था, मगर मजाल हो कि उसे कोई फर्क पड़े। वो कल आने के बाद ही खाना खाने के बाद सो गए थे। ये एक फ्लैट था जो वो पहले ही 3 महीने के लिए रेंट पर ले चुके थे। 4 कमरे, ओपन किचन के सामने लॉन्च। फ्लैट इनके घर जैसा तो नहीं था, मगर फिर भी काफी खूबसूरत था, वेल फर्निश्ड। वो चारों अलग अलग रूम में अपना सामान रख चुके थे। हीर ने जाने का बहुत कहा, मगर कन्नाट के अलावा दोनों ने नहीं जाने दिया। आयश से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर राकील की वजह से मान ही गई थी। क्या मसला है? क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हो? ग्रे शर्ट, जीन्स के ट्राउजर, ब्लैक शर्ट, सिरुलिस शर्ट पहने, बालों को जूड़े में मुकीन किए किचन की तरफ आती बेजारी से बोली थी, ओ मैडम, यहाँ कोई नौकर नहीं रखे हुए हैं हमने, सब मिलकर खुद का काम करेंगे। किनाट और रकेल सफाई वगैरह कर रहे हैं और तुम चलो मेरे साथ नाश्ता बनाओ। उसके आ जाने पर कर चेक चेक करने के बाद कटिंग बोर्ड सामने रखता बोला था, व्हाट, मैं नाश्ता बनाऊं? उसने जैसे कंफर्म किया, हाँ जी तुम ही। उसी के लहजे में कहा था, मैं कोई तुम्हारे साथ काम नहीं कर रही। किचन की शेल्फ पर बैठती बोली, अच्छा जाओ फिर झाड़ू पकड़ो, झाड़ू लगाओ। वो जानता था झाड़ू किसी सूरत नहीं लगाएगी, तो तब ही बोला, ज्यादा फ्री ना हो, मैं नाश्ता बनाने में हेल्प कर देती हूँ। तवक्को के ऐन मुताबिक वो शेल्फ से उतरती बोली थी, जब फ्लैट का अरेंज किया है तो कोई मेड भी साथ ले आते हैं। हीर ने चाय के लिए पानी रखे, आमलेट बनाते आयश से बोला था, तुम्हें लाए जो है। उसे देखते हुए कहा, लहजा साफ उसे चिढ़ाने वाला था। वाट, तुमने मुझे मेड कहा? वही चाय के लिए रखा, पत्ती मिला पानी इस पर फेंका था, जो जी कोसा हो गया था। पागल, ये क्या कर दिया? आयश खुद को पानी में गीला होता देखकर सदमे से बोला था, हाँ तो क्यों कहा? इस बात उसकी बात पूरी होने से पहले ही आयश ने पानी से भरा जग उस पर न ढेला। हीर के तो फरिश्तों को भी नहीं पता था, अब वो दोनों भीग गए थे। आयश पर तो पत्ती वाला पानी गिरा था, वो भी कोई और ही मखलूक लग रहा था। डफर, वो चिल्लाई थी, अपनी गलती है तुम्हारी। हीर ने फेंटे हुए अंडे उस पर फेंके थे, वो कोई और ही चीज लग रहा था। अब अंडे और पत्ती वाले पानी से भीगा हुआ इस लम्हे को कोस रहा था जब उसने कन्नाट से कहा था कि वो और हीर नाश्ता बनाएंगे। तुम्हें तो मैं बताता हूँ, वो पैर्स हीर से बोला था, जो हंस हंस कर पागल हो रही थी। अब एकदम उसे अपनी तरफ आता देखकर हीर भागी थी। आयश भी उसके पीछे भागा था, मगर हाय रे किस्मत, टाइल्स के फर्श पर गिरे अंडे से स्लिप हुआ और इधर ही उधर ही गिरा था। हा 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 हा, वो पागल हो गई थी हंस हंस कर। आयश फर्श पर गिरा गुस्से से उसे घूर रहा था। ये, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ है? राकेल और कन्नाड जो डस्टिंग कर रहे थे, किचन की तरफ से आती आवाजों को पहले तो इग्नोर करते रहे, मगर जब बहुत हंसने की आवाज आई थी मजबूरन देखने आ गए, मगर सामने का मनाजर देखकर हक्का बक्का रह गए। हीर गीली सी एक हाथ पैंट पर रखकर बेताशा हंस रही थी, जब आयश फर्श पर गिरा अंडे अंडे और काले पानी भरा गुस्से से उसे देख रहा था। राकेल तो कुछ समझ नहीं
सकी। अलबत्ता कनॉट समझ गया था। यार शुक्र तुम लोग आ गए। ये आयुष कह रहा था कि आज पहला नाश्ता हम साथ कर रहे हैं, तो आज मैं खुद नाश्ता बनाऊंगा। और जल्दी जल्दी में अपना ये हाल कर बैठा है। हीर हंसी कंट्रोल करती आयुष की तरफ देखती मसनूई अफसोस से बोली, मगर आयुष की बात और आंखों में शरारत देखकर दांत पीस कर रह गया। अभी तो थोड़ी बेइज्जती होती है, मगर मगर अगर बोलता कि यह हाल करने वाली हीर है तो क्या इज्जत रह जाती। इसीलिए हीर को आंखों में वार्निंग करते उठा था, संभल कर आयुष। वो दोबारा स्लिप होता कि हीर ने पकड़ा। नंगे पांव होने की वजह से ज्यादा ही फिसलन हो रहा था। तैयार रहना डार्लिंग, आयुष उधार नहीं रखता किसी का। उसके कान के पास झुकता सरगोशी करता पीछे हुआ था। सफाई कौन करेगा इस सब की। कनाट अपना ही रोना रो रहा था, जबकि रकील इन दोनों को मशकूक नजरों से देख कम घूर ज्यादा रही थी। कनाट डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हेल्प करवा दूंगी। उसकी बात पर आयुष को सिंक में मुंह धुल धुल धो रहा था। उसे वो लम्हा याद आया जब हीर ने उसे कहा था कि हेल्प करवा देगी, और फिर उसे अपनी जैसी हालत में ही कुछ देर बाद किनाट को तस्वीर में देखा था। साथ ही दिल भंगड़े डालने का किया। कनाट ने भी एक नजर आयुष को देखा। शायद नहीं, यकीनन ये हाल उसका ही नहीं किया होगा। और फिर खुद को दूध पत्ती अंडे के मिक्सचर में खुद को मिक्स होते हुए सोचा। झिड़झिड़ी भरी थी। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं ना अकेला ही कर लूंगा। रकील की भी जरूरत नहीं है। हीर को शुक्रिया कहने के साथ ही उसे रकील बेचारी, जो अब चीजें समेट रही थी, से भी मशकूक नजरों से देखते हुए कहा कि कहीं हीर की तरफ रकेल भी दो नंबरी ना कर जाए। हीर की हेल्प से गॉड ही बचाए। और साथ ही आयुष और किनाट दोनों ने दोनों ने साथ ही दिल में सोचा था, अच्छा जल्दी करो हीर, तुम भी फ्रेश हो जाकर। आयुष तुम भी जाओ, किनाट सफाई कर लेता है, तब तक मैं नाश्ता बना लूं। फिर हमें राहिल सर से भी मिलने जाना है, डांस की प्रैक्टिस भी करनी है। जल्दी करो अब। राकेल जल्दी जल्दी चीजें समेटते इन तीनों से बोली, तैयार रहना नकचिड़ी। आयुष किचन से बाहर आता, अब इसके करीब से गुजरता, बोला था क्या कह रहा था। किनाट ने देख लिया, तभी लगे हाथों पूछा था। कह रहा है खैर है, आज नहीं बना सका तो कल मैं खुद बनाऊंगा तुम तीनों के लिए नाश्ता। हीर ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा था ताकि वो सुन ले, और साथ ही अपने रूम की तरफ बढ़ गई। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आयुष सुन चुका था, तब ही दांत पीसते हुए कहा। साथ ही उसे बदला लेने का सोचते अपने कमरे रूम में आ गया। घर से निकले हैं इस गुबार में हम, रोने लगते थे इंतजार में हम। आपसे किसने कह दिया है हुजूर, आपके बिना रहे करार में हम। जिस पे जाला बुना था मकड़ी ने, काश जाए उस एक गार में हम। ये नसीबों की बात होती है, यार हो हम में और यार में हम। अब जो सोचे तो खुद पर हंसते हैं, कितने पागल थे तेरे प्यार में हम। लोग तो कितनी बार सोचते थे, हो गए तेरी एक बार में हम। अब भी तुम लौट कर ना आए तो फिर मिलेंगे फिकत में में हम। जैन वो जीत कर उदास हुए और बहुत खुश है अपनी हार में हम। अलियाना यार क्या हुआ है तुम्हें, क्यों अपसेट हो यार। एमी कोई फजूल लड़का होगा। इतनी एक्साइटेड थी तुम यहाँ आने के लिए। और अब ऐशा ने अलियाना से कहा। वो इस वक्त नायोगो के मशहूर पार्क में बैठे हुए थे। कल से ही वो अपसेट थी। बार बार सबके पूछने पर उसने राज से मुलाकात के बारे में बता ही दिया था। टॉम और बैग कुछ परेशान तो हुए, मगर जाहिर नहीं होने दिया। और अब वो बारी बार उसे तसल्ली दे रहे थे, यार नहीं हूँ अपसेट, मैं बस ऐसे ही मूड, मॉम डैड की याद आ रही है, कभी यूं अकेली आई नहीं ना। तब अलियाना ने खुद को हशाश बशाश जाहिर करते हुए कहा, अच्छा मगर तुमने हाशिम अंकल से कुछ देर पहले ही बात की। अब की बार टॉम बोला था, क्या तुम लोग एक ही बात को लेकर बैठ गए हो। अलियाना ने झुंझला कर कहा,
अच्छा दफा करो इस ग्रीन मॉन्स्टर को। अबैक ने उसी के अंदाज में कहा। अलियाना इस बला का नाम तो नहीं जानती थी, इसीलिए ग्रीन आइड मॉन्स्टर ही कह रही थी। अरे तो इधर मेरा जिक्र हो रहा है। अलियाना के बजाय जवाब किसी और ने दिया था, वही भारी गंभीर पुरसरार आवाज। राज सामने आया था अब उनके। इसकी प्यासी निगाहें अलियाना के नाजुक सरापे पर अटकी हुई थी। रेड पाँव तक आता सिल्वर सिल्वर लेस स्लीवलेस फ्रॉक, रेड हाई हील, काले लंबे बालों को रोल करके हाई पोनी में मुकीद किया हुआ था। रोल करने की वजह से घुटनों तक जा रहे थे। लाइट मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अलियाना ने भी उसकी तरफ देखा। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, बालों को माथे पर गिराए वो काफी हैंडसम लग रहा था। बात करनी है तुमसे, साइड पर आओ, अलियाना को देखता बोला था। उसकी भारी गंभीर आवाज सुनकर उसे खौफ आया था। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, कहने के साथ ही बेंच पर से अपना कैमरा, मोबाइल वगैरह उठा रही थी। छोड़ो जंगली। उसकी बात सुनकर राज का दिमाग ही घूम गया था। जब भी बिना किसी की परवाह किए उसे बाजू से पकड़ता, अपने साथ खींचता हुआ खुद वीरान एरिया की तरफ बढ़ा था। डोंट यू डेयर टू फॉलो इस जाने से पहले उस उन सबको वार्न करना नहीं भूला था। क्या तुम इस बात से शिकवा नहीं कि अब मैंने इंतजार का मफहूम अपने नित्य बदल कर कुछ और रख लिया है। मैंने बनावटी लहजों, नापसंदीदा रस्मों, खुदरे लफ्जों, तल्ख जबानों और कृष्ट बातों का सामना करना सीख लिया है। क्या तुम्हें शिकायत नहीं कि अब मुझे तुम्हारी फिक्र बर्बाद नहीं रखती, ना ही तुम्हारा लम्स फिजा में महसूस होता है, और ना तो मैं फिर कौन से ज्यादा तस्करा करता हूँ, ना अब वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछता है। क्या तुम फिक्रमंद नहीं कि अब मेरे आंसू तुम्हारी याद के जामे में नहीं आते? मेरी आंखें इंतजार की लज्जत खो चुकी है, मेरे होंठ वो कह नहीं पाते जिसके लिए तुम्हारी समाते तरसती थी। मेरे कदम इन रास्तों से लातलक हैं जिन पर तुम्हारा बुलावा किसी न किसी पेड़ तले मुंतजर रहता था। क्या तुम्हें गिला नहीं कि तुम्हें याद करने के लिए अब मुझे संभाली हुई चीजें, कुछ तस्वीरों और पुराने गीतों का सहारा लेना पड़ता है? क्या तुम्हें उससे भी गिला नहीं कि अब मैंने तुम्हारे लिए नज़में कहना छोड़ दी है? खैर छोड़ो, ये तो बता दो, क्या तुम्हें अफसोस नहीं तुमने उस शख्स के दिल पर पाँव रखा जिसका पाँव नादस्तगी में किसी चोटी पर भी पड़ जाने से दुख जाता था? क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं तुमने उसे छोड़ दिया जिसने तुम्हारे जख्म देखकर रोते हुए रातें गुजारी? तुमने उस शख्स को तोड़ दिया जिसने तुम्हारे टूटे हुए खदोखौल, तुम्हारा हौसला और जब्त छोड़ जोड़ रखा। क्या तुम्हें दुख भी नहीं कि तुमने उस शख्स को मिलने वाले सुख चोरी कर लिए जिसके पास बचपन से गमों के सामान के अलावा और कुछ भी नहीं था? क्या तुम्हें पछतावा भी नहीं उस शख्स की मौत का जो तुम्हें जिंदगी की दुआएं देते देते मर गया? फट जाएंगी रगें किसी रोज को आखिर, चीखूंगा इतना कि लोग मुझको तो याद रखेंगे। क्या मसला है तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। वो उसके साथ खिंचती जाती चिल्लाकर बोली थी, मगर वो होंठ खामोश था। बाजू पर गिरफ्त मजबूत थी। दर्द हो रहा है। अब की बार उसकी आंखें नम हुई थी, आवाज भी रंध गई थी। उसकी बात सुनकर राज ने गिरफ्त हल्की कर दी थी, साथ ही उसे दरख्त से पिन किया था। अब वो एक पार्क के दूर वीरान गोशे में थे। वो इसके बहुत करीब खड़ा था, बाजू छोड़कर दरख्त पर ही दोनों तरफ हाथ रख दिए थे। वो अब मुकम्मल उसके मजबूत हार्स में थी। उसको इतना करीब देखकर जान लबोत को आई थी। सफेद शफाफ मुखड़ा गुस्से बेबसी से लाल हो रहा था। राज की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो उसके कंधे तक आती थी जब भी वो झुका हुआ था। मुझे तो याद किया ही होगा, उसको देखता गहरी गंभीर बोझल आवाज में कहा।
पीछे हो कौन तुम? उसकी बात नजरअंदाज करती, एक हाथ उसके सीने पर रखती, पीछे करने की नाकाम कोशिश करती गोया हुई। दिल खौफ से ज्यादा ही तेजी से धड़क रहा था। अपनी बात नजरअंदाज होती देखकर उसने गुस्सा काबू करते हम पर ही इख्तिताफ किया। हो कौन तुम? चाहते क्या हो? जब उसकी मजबूत गिरफ्त से निकल ना सकी तभी हाथ पीछे गुस्से में झुला कर बोली थी, राज कह लो तुम। और चाहता क्या हूँ? ये अच्छा सवाल किया है। तो सुनो रैम्पल्स, मैं तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। चाह चाहिए हो मुझे हर सूरत। दरख्त से हाथ हटाकर उसके नाजुक कमर पर रख कर उसे ऊपर उठाकर अपने मुकाबले किया था। क्या कर रहे हो साइको? छोड़ो, उतारो मुझे। अलियाना को पहले तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। जब समझ आया उसके कंधे पर हाथ मारती चिल्लाकर बोली थी। उसका चेहरा राज के चेहरे के बिल्कुल सामने और काफी करीब था। तुम मेरी रैम्पल्स हो, मुझे चाहिए हो। उसके गाल से अपना नाक मिस करता गंभीर बोझल आवाज में गोया हुआ था, मैं कोई रैम्पल्स नहीं हूँ, अलियाना नाम है मेरा। हटो, छोड़ो मुझे, दम घुट जाएगा मेरा। उसकी बात पर उसे आग ही लग गई थी। जब भी चिल्लाकर बोली थी, साथ साथ हाथ पांव भी चिल्ला रही थी। उसकी दम घुटने वाली बात पर एकदम आराम से उसे नीचे उतारा था। घटिया। नीचे उतरते ही उसे नए लक़ब से नवाजना नहीं भूली थी। आज जा किधर रही हो? बात तो सुन लो पहले। उसे वहां से जाता देखकर एकदम उसकी कलाई खींच कर अपने करीब किया था। वो उसके लिए तैयार नहीं थी, जब भी उसके सीने से आ लगी थी। बहुत ही कोई बेहुदा शख्स हो, उसे खुद से दूर करती गुस्से से बोली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन था, क्या था, क्यों इसके पीछे पड़ गया था। चेयर चेयर के चेयर की तरह चीड़ की तरह चिपक ही गया था। अब उसे सही मैनों में गुस्सा आ रहा था। जो भी हूँ तुम्हारा हूँ, और ओ जस्ट शट अप यू। तुम ना दफा हो जाओ, मरो कहीं कहीं। नहीं, कोई नहीं हो मेरे, ना मुझे तुम जैसे किसी छिछोड़े की जरूरत है। अब दोबारा अपनी मरूज शक्ल ना लेकर आना मेरे सामने। राज की बात पूरी होने से पहले ही वो उसे टोक कर उंगली उसकी तरफ करती दो टोक अंदाज में बोली थी, हाँ 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 हाँ, तो हाँ हाँ हाँ। वो उसको खुद को वॉर करता देखकर बेसाख्त कहका लगाकर हंसा था। इस तरह कई अरसे बाद हंसा था वो। अलियाना ने उसे गौर से देखा था। उसका डम्पल, वो वाकई काफी पुरकशिश हैंडसम था, मगर कुछ देर पहले वाली उसकी हरकतें और बातें याद करके उसने अपनी सोच पर ही लानत भेजी थी। पहली बात तो ये कि दफा तो मैं जिधर होऊंगा अब तुम्हें साथ लेकर ही होऊंगा। दूसरी, मैंने खुद को तुम्हारा मान लिया है, अब तो मुझे खुद का और खुद को मेरा मान लो जितना जल्दी हो सके। और तीसरी, तुम बेशक मेरी ज़रूरत ना हो, मगर मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। बल्कि तुम ज़रूरत नहीं रही, अब ज़रूरी हो गई हो। उसके गाल को उंगली के पोरों से मिस करता बोला था। आखिर में लहजे में दीवानगी सी आ गई थी। डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन। उसका हाथ गालों से झटकती दांत पीस कर बोली थी, ओके, जा रहा हूँ, अभी तो दोबारा मिलेंगे। और हाँ, अगली दफा तुम्हें अपने साथ ले जाने आऊंगा, इंतजार करना। और हाँ, ले तो मैं तुम्हें अभी भी जा सकता हूँ, मगर वक्त दे रहा हूँ, कुछ खुद को मेरे लिए तैयार करो डार्लिंग। दिमाग को भी, दिल को भी, और पूरी की पूरी तैयार हो जाओ लिटिल प्रिंसेस। एक दफा मेरी दस्तरस में तो आ जाओ, फिर तुम्हें खुद की नाजुक जान पर अपनी ग्रीन मॉन्स्टर को बर्दाश्त करना होगा। उसकी बालों को हाथ में भरता जनूनियत से बोला था। ग्रीन आंखें लाल हो रही थी जो उसके गुस्से से लाल चेहरे पर अटकी हुई थी। अलियाना ने कई दफा उसे अपने बाल छुड़ाने चाहे, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत होने की वजह से उसे ही दर्द हो रहा था। ऊपर से उसकी बेबाक गुफ्तगू वो कानों तक सुर्ख हुई थी। उससे रोना आ गया था। क्यों पीछे पड़ गया था वो उसके? क्या सच में इसके बालों की वजह से? क्या सच में उसने कई साल बिना उसे देखे उसका इंतजार किया था? क्या सच में वो उसे इसके अपनों से दूर कर देगा? ये सोच ही उसकी जान निकालने के लिए काफी थी। वो उसके बाल छोड़ता, अपने धमकते लब उसके माथे पर रखता, पीछे हटा तो और उसे देखता ही वापसी के लिए मुड़ा था।
तौबा। उसे दूर होते ही अलियाना ने माथा रगड़कर उसका लम्स हटाना चाहा, मगर दोबारा उसकी आवाज़ और बात सुनकर उसे दिल किया काश वो उसे जान से मार सके। अभी तो मिटा लो मेरे लम्स, मेरी खुशबू, मगर जल्द ही तुम्हारी रूह में समा जाऊंगा, तब कुछ नहीं कर पाओगी। वो कुछ और बोलने रुका था, मगर उसे अपना माथा मसलता देखकर मुस्कुराकर बोला था, तुम जा रहा हूँ आने के लिए। और हाँ, एक बात बता दूं, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे इस लहजे में बात कर सके, सिर्फ तुम्हें ही ये हक दिया है, ध्यान से। उसे कहता वो ग्रीन आंखों पर ग्लासेस लगाता चला गया था वहां से। गम हयात की नागन ने डस लिया जिनको वो अपने दौर की माने हुए सपेरे थे। राजर ने गाड़ी आकर नैना के हॉस्टल के सामने रोकी थी। गाड़ी के रुकते ही उसने गाड़ी अनलॉक करके बाहर निकली थी, तभी कोई अंग्रेज लड़की उसके पास आई थी। नैना किधर थी रात से, मैं कितना परेशान हो गई थी। उसने नैना के पास आकर फिक्रमंदी से पूछा था। वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, छोटा सा। नैना ने गाड़ी की तरफ देखते हुए पूछा था जिधर से राजर बाहर निकला था। ल- लेंड्रा की पीठ थी राजर की तरफ, तभी वो उसे देख नहीं सकी थी। क्या एक्सीडेंट? मगर हेलो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही राजर ने नैना की तरफ उसका क्लच बढ़ाते हुए लेंड्रा को कहा था। एक भारी आवाज सुनकर उसने राजर की तरफ देखा था। हाय लेंड्रा, मैं हाथ उसकी तरफ बढ़ाते बहादुर उसको देखते हुए कहा। उसे एक पल को लगा था कि ये ग्रीन आंखें उसने पहले भी कहीं देखी हो, जब भी उसे अब गौर से देख रही थी। रा आदियान मिर्जा, राजर ने हाथ उसे मिलाते हुए कहा। वो राजर कहते कहते रुका था। राजर के नाम से एक ब्लैक वर्ल्ड में जाना जाता था। बिजनेस की दुनिया में वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था। आदियान मिर्जा एम, नाइस टू मीट यू। हाथ वापस लेती बोली थी। उसने महसूस किया था कि वो कुछ कहते कहते रुका था, मगर फिर उसे एक और शौक मिला था। राजर की वाइट शर्ट के बटन खुले थे। उसकी नज़र उसके गले में पहने लॉकेट में गई थी। ब्लैक कलर की बड़ी सी चेन में स्टाइलिश से आर लिखा था। लॉकेट उसे चौड़े सीने पर नजर आ रहा था। लैंड्रा ने शौक की कैफियत में दोबारा उसकी ग्रीन आंखों को देखा था। उसके साथ ही उसकी दो ग्रीन आंखें मास्क के पीछे नजर आई थी, हूबहू वही वही कलर। उसने एक नजर बेजार सी खड़ी नैना पर डाली थी, दूसरी राजा पर जो नैना को ही देख रहा था। अमेजिंग, आपकी आईज का कलर काफी अच्छा है। रियल है या लेंसेज? उसने राजर को देखते सरसरी सा पूछा था। उसकी बात पर राजर बेख्तियार उसकी तरफ मुड़ा था। लेड्रा की आंखों का कलर काफी लाइट ग्रीन था, जबकि राजर की काफी डार्क थी। रियल है, ओके, अब मैं चलता हूँ, काम है मुझे। कुछ लम्हे खामोशी की नजर करते उसके बाद कहते, साथ ही एक नज़र नैना पर डालने के साथ ही गिलासेस लगाता वापस मुड़ा था और फिर जन से गाड़ी भगा के ले गया था। लैंडरा की नज़रों ने दूर तक उसकी गाड़ी का पीछा किया था। उसके जाते ही उसने नैना का हाथ पकड़े हुए अंदर की तरफ बढ़ी थी। अरे नैना, अरे अरे ही करती रह गई थी, मगर लैंडरा ने उसे लाकर रूम में छोड़ा था। आकर रूम को लॉक लगाकर खुद कबर्ड से लैपटॉप निकाल कर बैठ गई थी। क्लेड्रा, क्या हुआ है? नैना ने हैरत से उसे देखता पूछा था। पहले मुझे कंफर्म करने दो। उसकी उंगलियों की बोर्ड पर तेजी से काम कर रही थी। नैना भी कुर्सी लेकर उसके पास ही आ गई थी। वो दोनों बचपन से दोस्तें थी। सीक्रेट एजेंट के साथ दोनों काम करती थी। लेड्रा के पेरेंट्स की उसके बचपन में ही डेथ हो गई थी। उसके बाद उसे नैना के बाप हमजा सुल्तान ने अपने साथ रख लिया था, क्योंकि वो नैना की बहुत अच्छी दोस्त थी। उनका अपना घर था जापान में ही, मगर वो लोग खुद ही हॉस्टल में रहती, दोनों अलग अलग रूम्स में होती थी और सबके सामने भी एक फासले पर ही रहते थे। लेड्रा क्रिश्चियन थी जबकि नैना मुस्लिम। इन दोनों के माँ बाप के पास इधर की नेशनलिटी थी। वो खुद भी जापान में ही पैदा हुए थे। अब कुछ साल पहले ही हमजा सुल्तान और फिजा सुल्तान के मरने के बाद ही नैना ने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन की थी, जबकि लेंड्रा काफी पहले से ही सीक्रेट एजेंट थी। ब्लैक वे
वे का केस पर वही काम कर रही थी। नैना भी उसके साथ इसकी सेक्रेटरी की तरह थी। नैना भी डार्क वे और ब्लैक वेल गैंगस्टर के बारे में सर्च कर रही थी। माय गॉड! मंडरा की हैरत से डूबी आवाज सुनकर वो होश की दुनिया में आई थी। एक नज़र लैपटॉप पर उठी थी, सामने ही राज, राजा, रिया की मास्क में फोटोज आई थी, जो यकीनन किसी सीसीटीवी फुटेज से क्लिक की गई थी। इस फोटोज में वो तीनों लोगों को मार रहे थे, अलग अलग वेट्रस ने नेक्स्ट की थी। अब की फोटो में एक ही मर्द था, पूरा खुद को ब्लैक हुडी से कवर किया हुआ था, मास्क के पीछे ग्रीन आंखें वाजे थी। वो एक हाथ जमीन पर रख कर उठ रहा था, तभी उसके गले में पड़ा लॉकेट नजर आ रहा था। सेम वही लॉकेट। नैना के दिल को कुछ हुआ था, उसे कोई राजा से मोहब्बत वगैरह नहीं हो गई थी, मगर फिर भी उसके दिमाग में दोबारा सारा रास्ता घूमा था जब वो उसके साथ आ रही थी। हम अपने से सबूत से कुछ नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है ये एक इत्तेफाक हो मगर अब हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी। तुम उसके सामने आती रहना। मुझे लगा कि शायद वो तुम पे इंटरेस्ट हो, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, तुम उससे दोस्ती कर सकती हो, वो और तुम मुस्लिम हो। लैंड्रा ने कुछ सोच कर कहा था। नैना कहने के साथ वहां से उठ गई थी। दिल में कहीं उसे बेध्यानी में ही दुआ की थी कि अदयान ही राजर ना हो। हर शख्स जहाँ दिल फ्रेम है, हर दिल फ्रेम एक फ्रेम है। ग्रे डिनर सूट पहने, ब्लैक ग्लासेस लगाए, जेल से बाल सेट किए वो गाड़ी से उतरा था। गाड़ी लॉक करके वो मॉल की तरफ बढ़ा था। रात को वो काफ़ी देर से सोया था। एक आलिया की बात से परेशान था तो दूसरा वो परी पैकर उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। रात गए उसकी आंख लगी थी, जिसकी वजह से वो सुबह भी काफ़ी लेट उठा था। ऑफिस फैज साहब चले गए थे जब भी वो माल कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने आ गया था। अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के बाद वो बेवजह ही मॉल में घूम रहा था जब उसकी नज़र एक मनाज़र पर टक सी गई थी। वो सामने ही वाइट प्लेन टी शर्ट, ब्लू जीन्स पहने, बालों को दरमियान से बांग निकाले, खुला छोड़ा हुआ था। कोई दूसरी लड़की जो उसकी हम उम्र ही लग रही थी उसे खींच कर किसी शॉप में लेकर जा रही थी। वो शायद जाना नहीं चाह रही थी। ट्रेन तभी हाथ में पकड़े फ़ोन की बजने की आवाज़ से वो होश में आया था। एक नज़र मोबाइल को देखने के बाद उसने दोबारा सामने देखा था, जहां अब वो दोनों ही नहीं थी। ये इतनी जल्दी किधर चली गई? जादूगरनी ही है सच में। वो इधर उधर उसे देखता खुद से ही बोला था। वो उल्टा चल रहा था कि अचानक कोई उसकी पुश्त से आकर लगा था। वो एक मिनट में पीछे मुड़ा था। उसे एक दफ़ा फिर हैरत हुई थी, वो इतनी जल्दी इधर कैसे आ गई। वो हैरत से उसके खौफ में डूबी भूरी आंखों में देख रहा था अलीज़े को। आज सोनिया यूनी के बाद ज़बरदस्ती ही अपने साथ शॉपिंग पर ले आई थी और अब घंटे से उसे पूरे मॉल में घुमा चुकी थी, तब भी दिल नहीं भरा था। तभी अलीज़े वापसी का कह रही थी। चलते हैं कहकर काफ़ी देर लगा दी थी और अब अलीज़े तंग आकर कैंटीन में जाने का बोल कर नीचे आ गई थी, मगर इधर भी जल्दी जल्दी में वाइज से टकरा गई थी और अब उसे देखकर परेशान ही हो गई थी। उसे याद आ गया था कि वो कौन था। वाइज ने सबसे पहले उसके पाँव देखे थे जो सीधे ही थे। सॉरी, अलीजा ने डरते डरते हुए कहा था। मुबादरा कहीं गुस्सा ही ना कर ले। ओके। वाइज बतूर उसे देखता बोला था। मैं जाऊं? अलीजा ने जैसे से इजाज़त मांगी थी। वाइज उसकी खूबसूरत मासूम चेहरे में खो गया था। अरे लीजा, तुम कैंटीन नहीं गई? सोनिया की आवाज़ सुनकर जहां अलीज़े की जान में जान आई थी, उधर ही वाइज होश में आया था। उसे एक दफ़ा फिर से अलीज़े पर गुस्सा आया था, जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं सका था और अब फिर उसे देखकर बेख्तियार हो गया था। उसके चेहरे पर मासूमियत ड्रामा लग रही थी। हाँ, मैं जा ही रही थी, बस चलो, अलीज़े ने बाल कान के पीछे करते हुए कहा था। वो अब सिरे से वाइस को इग्नोर कर गई थी। वाइस का खून ही जला था इस छुई मुई सी इग्नोर होकर इस छुई मुई से इग्नोर होकर। सोनिया ने भी एक नज़र वाइस को देखने के बाद दूसरी नज़र नहीं देखा था। वो कब से नोट कर रही थी कि वाइस की नज़रें अलीज़े पर थी। जब ही उसे
وائنس کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ وہ ایک دو دنوں میں ہی علیزے کو جان گئی تھی کہ وہ کتنی معصوم اور ڈرپوک ہے، اسی لیے اب وہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی بنا اسے اس کی طرف دیکھے۔ وہ علیزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے گئی تھی۔ پریٹی ڈائن، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، ادھر میرا چین برباد کر دیا ہے اور اگنور بھی مجھے ہی کیا جا رہا ہے۔ وائز ان دونوں کو دور ہوتا دیکھ کر دانت پیس کر خود ہی سے بولا تھا، یوں غلط تو نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ وہ کافی بنانے کا سوچتا کچن کی طرف آیا تھا، مگر اسے پہلے ہی وہاں سے آوازیں سنائی دی تھی۔ کوئی تھا، شاید پہلے سے ہی، ایک ہاتھ بالوں میں پھیرتا کچن میں آیا تھا۔ بیبی پنک نائٹی پہنے، بالوں کا میسی سا جوڑا بنائے، وہ کچن کی شیلف پر بیٹھی کچھ کھا رہی تھی۔ کیا کھا رہی ہو؟ عائش نے اس کے ساتھ شیلف پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں تو پستہ کھا رہی ہوں، تم میرا سر کھا لو، ہیر نے جل کر کہا تھا۔ پورا دن انہوں نے باہر خوار ہوتے گزار دیا تھا۔ راہل سر جو ڈانس دیوانے کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس بار کوئی اکیلا ڈانس کر ہی نہیں سکتا، ہر کسی کی ٹیم ہونی ضروری ہے۔ عائش لوگوں کی ٹیم میں تو ایک ہی ممبر کی کمی تھی جو ہیر پوری کر سکتی تھی، مگر اسے قبول ہی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کے انڈر ہو، یا یہ کہ لیڈ ڈانسر عائش ہو۔ عائش کی بہت بار کہنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانی تھی۔ پہلے ایک ڈانسر کے درمیان مقابلہ تھا، 50 ڈانسر میں سے آخر میں 5 کو لینا تھا۔ کل کا کمپٹیشن ہیر اور عائش کے درمیان تھا، اور پھر انہیں پرسوں صبح ہی ایک میوزک کنسرٹ کے لیے ممبئی جانا تھا، کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ میوزک پروگرام کے بعد ادھر بھی کئی ڈانس کمپٹیشن ہونے تھے۔ وہ لوگ شام میں واپس فلیٹ آ گئے تھے، لنچ تو کیا ہی باہر تھا، اور ڈنر لے آئے تھے۔ ہیر آنے کے ساتھ ہی سو گئی تھی، جگانے کے باوجود بھی نہیں اٹھی تھی، تو ان تینوں نے ڈنر کر لیا تھا۔ اب جب ہیر کو رات کو بھوک لگی تو کچن میں کچھ کھانے آ گئی تھی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کل کون جیتے گا؟ عائش نے لڑائی کو چھوڑتے اپنے کام کی بات کی۔ ظاہر سی بات ہے میں، ہیر چمچ منہ میں ڈالتی تحمل سے گویا ہوئی، اور اگر ہار گئی، وہ اپنے مقصد پورا کرنا چاہتا تھا، تو میں تم سے نہیں ہار سکتی۔ امتحان قابل دید تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم ہار گئی تو جو میں کہوں گا وہ کرو گی، میں ہار گیا تو جو تم کہو گی وہ میں کروں گا۔ عائش نے اس کے منہ کی طرف جاتی چمچ خود کھاتے ہوئے کہا، زیادہ فری نہ ہو، کھانا ہے تو فریج سے نکال لو، اور مجھے چیلنج پسند ہے۔ بیٹ لگی۔ ہیر نے پاستے کی پلیٹ شیلف پر رکھتے ہاتھ کا مکہ بنا کر عائش کی طرف کیا تھا۔ لگی۔ عائش نے بھی مکہ بنا کر اس کے ہاتھ سے ملایا۔ اوکے، گڈ نائٹ، ہیر کہہ کر نکل گئی تھی پلیٹ لے کر۔ ہارنا تو تمہیں پڑے گا نکچڑی، پہلے اور آخری دفعہ، عائش نے اس کے جاتے ہی خود سے کہا تھا، اور پھر کافی بنانے اٹھ گیا۔ غوث سے کتب سب تے تو صدقے، کون فرید فقیرہ میں سانولا، نہ مار نینا دے تیر۔ ادھورے خوابوں کے خستہ کاغذ، سنبھال رکھنا حساب ہوگا۔ وائٹ شرٹ پر بلیک جیکٹ، بلیک جینز پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ علیزے کی یونی جانے کا تھا۔ 2-3 دن سے جب سے وہ علیزے سے ملا تھا، وہ ایک رات بھی آرام سے سو نہیں سکا تھا۔ اب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس سے ملنے جا رہا تھا۔ مانا جاتا اب بھی نہیں تھا، مانتا اب بھی نہیں تھا کہ اسے محبت ہو گئی تھی۔ اسے بقیہ ایک ٹریکشن لگ رہی تھی۔ آخر تفصیلی نگاہ خود پر ڈال کر، اپنی گلاسز، موبائل اور چابی اٹھا کر باہر نکل آیا تھا۔ ارے وائز بیٹا، کہیں جا رہے ہو؟ عالیہ بیگم نے اسے آفس ڈریس کی بجائے کیجول میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں موم، بس ایک کام تھا، ان کے پاس آ کر بولا تھا۔ وائز، یہ کیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کو غور سے دیکھتے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اتنا نہ یاد آیا کرو کہ سو ہی نہ سکیں، صبح سرخ آنکھوں کا سبب پوچھتے ہیں یہ لوگ۔ نہیں موم، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں۔ شاور لیا ہے نا، تب ایسا لگ رہا ہے، وائز نے آنکھیں ملتے ہوئے سرسری سا کہا۔ اچھا خیر، جاؤ تم۔ عالیہ مطمئن تو نہیں ہوئی، مگر زیادہ
कुरेदना भी नहीं था। ओके मॉम, निकलता हूँ, टेक केयर। उनका हाथ चूमता बाहर निकल गया था। आलिया काफी देर उसे जाता देखती रही थी। वो धीरे धीरे होश में आ रही थी, सर भारी हुआ हो रहा था। उफ गॉड, उसने उठने की कोशिश की मगर उठ नहीं सकी थी। कुछ देर सर पर हाथ रखे वैसे ही लेटी रही, मगर फिर अचानक कुछ याद आते ही उसने आंखें खोल ली थी। इधर उधर देखकर कमरा पहचानने की कोशिश की थी। गिलास वॉल जिससे बाहर का मनाजिर नजर आ रहा था। कमरे के बीच में किंग साइज बेड, जिसके साइड पर बेड के साथ के ही साइड टेबल से एक कोने में ट्रांसपोर्ट कलर की चेयर थी। इसके सामने कांच का खूबसूरत छोटा सा टेबल था जिस पर गुलदान में ताज़ा सुर गुलाब थे जिनकी खुशबू कमरे में बिखरी हुई थी। दूसरी साइड पर एक और गिलास का दरवाज़ा था जो यकीनन वॉशरूम ड्रेसिंग रूम की तरफ था। कमरे की बाकी तीनों गिलास वॉल पर स्काई ब्लू कलर के खूबसूरत पर्दे लगे हुए थे जो थोड़े थोड़े हटे हुए थे। ये बिलाशुबा बहुत खूबसूरत रूम था, मगर ये इसका रूम तो नहीं था। फिर उसे याद आया कि वो तो आज सुबह ही बैग और सब दोस्तों से जिद करके वो वापस घर के लिए निकली थी। वो राज की वजह से काफ़ी टेंस हो गई थी। वो तो एयरपोर्ट के लिए निकली थी जब उसकी गाड़ी रास्ते में ही ख़राब हो गई थी। वो देखने के लिए निकली थी तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर कोई रुमाल रखा था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। और अब इधर तो क्या मैं किडनैप हो गई थी? तो क्या वो किडनैप हो गई थी? वो एकदम उठकर बैठी थी। पहला शक ही राज पर गया था। चप्पल पाँव में आठ थी। वो जल्दी से बेड से उठी थी। बाल जो उसने रोल करके हाई पोनी किए हुए थे अब वो भी खुले उसके साथ ही बेड से गिरे थे। कोई है? वो गिलास डोर का हैंडल घुमाती बोली थी, मगर वो लॉक था। कौन है? वो एक दफा फिर चिल्लाई थी। सारी वॉल्स से पर्दे हटाए थे मगर बाहर कोई नजर नहीं आया था। वो रोती हुई उधर ही एक वॉल से टेक लगाकर नीचे बैठकर सर टांगों में छुपाकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। उसे खौफ आ रहा था। वो जो सोच रही थी अगर वैसा होता तो क्या करती वो। उससे ये सब राज का ही किया लग रहा था। वो तो पहले ही उससे डरी हुई थी, उसकी पुरसरार ग्रीन आंखों से, स्मार्ट चेहरा से, उसकी जनूनियत भरी बातों से। कल की ही रेड स्लीवलेस फ्रॉक पे थी। टांगे और बाजू नजर आ रहे थे। बाल उसके साथ ही जमीन पर बिखरे हुए थे। अभी वो रो रही थी जब दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने आंसुओं से तर चेहरा उठाकर देखा था। क्यों है मगरूर? तू लाचार भी हो सकता है। तेरे जैसे से तुझे प्यार भी हो सकता है। पहले दस्तूर था कातिल कोई दुश्मन होगा, मगर हाँ, मगर अब तू कोई यार भी हो सकता है। इश्क कुछ सोचकर खामोश रहा था, वरना हुस्न बिकता हुआ बाजार तक आया था। मोहसिन, इस वक्त मुकद्दर ने बगावत कर दी जब मैं उस शख्स के मयार तलक आया था। क्या हुआ है? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? लेट नहीं हो रहे हम? हीर ने लॉन्च में आकर किन्नाट और राकील से कहा जो सोफे पर बैठे लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। उसकी आवाज़ पर उसकी तरफ मुड़े थे। तुम्हारा और आयश का इंतजार कर रहे थे। तुम तो आ गई, मगर आयश लड़कियों से भी ज्यादा देर लगाता है तैयार होने में। अभी तक तैयार नहीं आया। जवाब राकेल ने दिया था। अच्छा, मैं देखती हूँ। फर्स्ट डे ही लेट करवाएगा। हीर आयश के कमरे की तरफ बढ़ती बोली थी। दो दफा नॉक करने पर भी कोई जवाब नहीं आया। तभी वो रूम में इंटर हुई थी। आयश वो कमरे में दाखिल नहीं दाखिल हुई तो वॉशरूम से आवाज आ रही थी। तभी उसने उसे आवाज दी थी। क्लिक की आवाज के साथ ही वह वॉशरूम से बाहर निकला था। हाँ, बस आ रहा हूँ यार। जल्दी जल्दी वॉशरूम से निकलता ड्रेसिंग के सामने गया था। ग्रे शर्ट ब्लैक पैंट पहने वो बालों को कंघी कर रहा था। ऐसे क्या जायजा ले रही हो? उसको अपनी तरफ देखता पाकर बहादुर उसका जायजा लेते हुए कहा। ब्लू जीन्स पर फुल स्लीव वाली हाफ ब्लाउज शर्ट पहने, वाइट ही जॉगर्स शूज पहने, बालों को हाई पोनी में मकीद किए, नफासत से किया हुआ मेकअप, वो खूबसूरत लग रही थी। डफर तुम्हें टन टन टन। इसकी बात पूरी होने से पहले ही आयश का मोबाइल
बजा था। प्लीज हीर मोबाइल दे दो। आयुष परफ्यूम खुद पर छिड़कता बोला। हीर ने मोबाइल बेड से उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया था। ये कौन है? तब ही एकदम कॉल बंद हो गई थी। स्क्रीन पर लगी अलीना आयुष और आरुष की फोटो देखकर वो हैरान हुई थी। ओह, ये मेरी बहन है, अलियाना। आयुष उसे मोबाइल लेता बोला था, दिखाओ। दोबारा उसे फोन लेकर अब वो स्क्रीन पर देख रही थी जहां अलियाना और आयुष खड़े किसी बात पर दोनों हंस रहे थे। मगर जिस चीज ने उसे हैरान किया वो उसके बाल थे, जो खुले बिखरे जमीन से लग रहे थे, और उसने कुछ बाल एक हाथ में पकड़े हुए थे। अरे नकचिड़ी, हर किसी की तरह तुम भी इसके बाल देखकर हैरान हो गई हो ना? आयुष ने उसे हैरत से मोबाइल देखकर मोबाइल लेते हुए कहा। ये मतलब, उसने होंठ तर किए थे, मतलब ये इसके अपने बाल हैं या विग में? मतलब दिमाग साए साए कर रहा था। यार अपने हैं, रियल बाल। हमारी ओमा, मतलब जो हमारी दादी है ना, इन्हें इसके बाल बहुत पसंद थे, इसीलिए उन्होंने कभी कटवाने नहीं दिए। पहले तो बहुत चिढ़ती थी कि संभाल नहीं सकती, मगर फिर आदत हो गई। उसे देखता बोला था, खैर चलो अब लेट हो रहे हैं। उसे कहता वो बाहर निकल रहा था, मगर वो हिली भी नहीं थी। हीर तभी बाहर से कनाट के चिल्लाने की आवाज सुनकर सर झटती बाहर निकली थी, मगर दिमाग उधर ही अटक गया था। चलो गाड़ी में बैठते हुए कहा, जहां पहले से ही वो तीनों बैठे हुए थे। उसके बैठते ही आयुष ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। गाड़ी चटचहाहट की आवाज के साथ ही आकर जूनी की पार्किंग में रुकी थी। वो जैकेट सही करता बाहर निकला था, गाड़ी लॉक करके अलीजे के डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा था। उससे ज्यादा ख्वार नहीं होना पड़ा था। वो सामने ही सोनिया के साथ बैठी थी, व्हाइट फ्लिपर जीन्स पर रेड स्टाइलिश शर्ट पहने, बालों को हमेशा की तरह दरमियान से मांग निकाल कर खुला छोड़ा हुआ था। उसके मुकाबले सोनिया ने ब्लैक स्कर्ट पर ब्लू हाफ ब्लाउज शर्ट पहनी हुई थी। मेकअप भी तेज था, मगर उसका दिमाग खराब हुआ था या ये देखकर के उसके लेफ्ट साइड पर एक अंग्रेज लड़का बैठा हुआ था, जो बातों बातों में ही उसे छू रहा था। साफ नजर आ रहा था कि वह नर्वस हो रही है, मगर उसे तो सिर्फ उस अंग्रेज का अलीजे को छूना नजर आ रहा था। अब उसे यकीन हो रहा था कि वो इतनी मासूम है नहीं जितनी लगती है। जब भी उस अंग्रेज को रोक नहीं रही, उसे पसंद था ना, तब थी। एक गहरा सांस भरता वो उसकी तरफ बढ़ा था। हेलो, दोनों हाथ जीन्स की पॉकेट में डाले उसने सामने खड़े होते निगाहें अलीजे पर अटकाए हुए कहा। उसे देखकर तीनों ने चौंक कर उस लंबे तगड़े तगड़े वजूद की तरफ देखा था। जहां सोनिया का मूड ऑफ हुआ था, वहीं अलीजे को इससे खौफ महसूस हुआ था। पता नहीं क्यों वो हर जगह इसकी उसको मिल जाता था। मार्क नागवारी से उसे देख रहा था। हाय, किसी को नाम बोलते देखकर मवरत सोनिया ने ही उसे विश किया था। बात करनी है तुमसे। दोबारा से खुद को इग्नोर करके नोट्स में गुम होता देखकर दांत पीस कर कहा था। उसकी आवाज पर उसने सर उठाया था। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर उसके होंठ तर किए थे। ऐसा करने पर एक साथ ही मार्क और वाइस की नजर उसके गुलाबी नरम होठों पर गई थी। उठो। वाइस ने मार्क को बिना पुकारे उसे देखते हुए देखकर अब की बार खुद ऊंची आवाज में कहा। उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ था कि कोई और उसके बारे में सोचे। मैं आती हूँ। सोनिया ने उसे मना करने के लिए कुछ बोलना चाह ही, जब अलीजे हाथ से बुक सोनिया को पकड़ाती उठकर वह इसकी तरफ बढ़ी थी। तुम्हें लड़कों के करीब होने का ये मासूमियत उसे चेहरे पर सजाकर तुम लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहती हो ना? थोड़ा दूर जाकर वाइस ने उसे वही पिलर के साथ पीर करते हुए कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो उसे अपने करीब देखकर ही मरने वाली हुई थी। उसकी बात सुनकर हैरत व गुस्सा खौफ मिले जुले तासरात चेहरे पर सजाए कहा। तुम्हें ये बताना था कि तुम कामयाब हो गई हो। मैं तुम्हारी मासूमियत के जाल में फंस गया हूँ। मुझे तुम्हारी मासूमियत ने बहुत अट्रैक्ट किया है। अब बताओ कितने पैसे लोगी मुझे? बस तुम चाहिए हो जितने। चटाख इसकी उसकी इतनी चीप बातें सुनती अलीजे की बस हुई थी। जब भी बिना कुछ सोचे इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में यूं बात करने की? आप कौन होते हैं मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाले? जैसे खुद है वैसा ही सबको समझ रखा है। नफरत है मुझे
آپ سے۔ وہ روتی ہوئی بولی تھی، جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی جب ہی اسے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ کئی اسٹوڈنٹ ان کی طرف دو پل کو متوجہ ہوئے تھے مگر پھر اپنے کاموں میں مگن ہو گئے۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے، وائز مرزا کو؟ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ بہت پارسا ہو، بہت خوبصورت ہو، جو کوئی بھی مل جائے گا۔ ہاں سچ میں مل تو کوئی بھی جائے گا، اور جانے کتنے ملے بھی ہوں گے۔ کیا ہوا؟ کیا نہیں دیکھا مجھے میں جو اتنا پارسا بننے کی کوشش کرنی شروع کر دی؟ ابھی اس کا اشارہ مارک کی طرف تھا۔ آنکھیں لال ہو گئی تھی، گردن بازو کی رگیں تلی ہوئی تھی۔ غصے سے اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی سب کے سامنے ہی اسے سیدھا کر دے۔ ایک ہاتھ پر رکھے ہوئے کہا، جب وہ مارک چھو رہا تھا تب تو کچھ نہیں بولی۔ کیا اس کا چھونا زیادہ پسند آ رہا تھا، یا اس کی مجھ سے زیادہ گوری رنگت؟ یا ایک منٹ، وہ کہتے کہتے ہاتھ گال سے ہٹا کر دونوں ہاتھ اب پلر پر رکھ کر اس کے اور قریب ہوا تھا۔ علیزے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، خوف سے جان نکل رہی تھی، اوپر سے اس کی باتیں۔ پیسے کتنے دیے تھے؟ پرومس اس سے زیادہ دوں گا۔ اس کے کان کے پاس جھکتے رازداری سے گویا ہوا، ساتھ ہی اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے کاٹا تھا۔ پلیز۔ علیزے گہرے گہرے سانس لیتی، ایک ہاتھ سے اسے پیچھے کرتی بولی تھی۔ اس کی باتیں اس کا دل چھلنی کر رہی تھی۔ اس بات سے انجان وہ زہر خند لہجے میں بولا تھا، قصور تو اس کا بھی نہیں تھا، اس نے اپنے قریب ایسی ہی زیادہ لڑکیاں دیکھی تھی۔ اسے اب علیزے کی معصومیت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پریٹی گرل، ابھی جا رہا ہوں، شاید تمہیں ابھی اور جان نہیں۔ اسے زیادہ قریب ہوا، ابھی تو شاید بے ہوش ہو جاؤ گی، مگر جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی، یقیناً ایک حسین انداز میں۔ اسے گہرے گہرے سانس لیتا دیکھ کر پہلے تو ذرا ڈرا تھا، مگر پھر جلدی ہی اپنے خول میں واپس آتا کاٹ دار لہجے میں کہتا، ایک ہاتھ سے اس کا گیلا پھولا گال چھوتا اس سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایک چال ہی ہے، اور اٹینشن لینے کے لیے۔ اس کے جاتے ہی علیزے واپس بھاگی تھی۔ اسے انہیلر چاہیے تھا۔ سانس بند سا ہو رہا تھا، دھڑکنیں رباطت سے بے رتابت ہوئی جاتی تھی۔ ہوش سب بھول گئے، دیکھ کے بہکے ایسے، جس طرح شاخ پہ کھل اٹھی مہکتی کلیاں۔ آج وہ ہونٹ ذرا دیر کو مہکے ایسے۔ اٹھ گیا تھوڑا حجابات سے پردہ، یکدم ایک قیامت ہی اٹھا دی ذرا اظہار کر کے۔ اس نے تھوڑا سا دبایا تھا ذرا ہونٹ کو، بس رکھ دیا ایک مسلمان کو کافر کر کے۔ وہ چاروں اب سیٹ پر آ گئے تھے جہاں شو ہو رہا تھا۔ یہ بس ویسے ہی ایک مقابلہ کروایا تھا سب ڈانسر میں، اس کے بعد ہی ممبئی میں ہی صحیح کمپٹیشن ہونے تھے، اس کے بعد ہی کچھ ٹیمز جو آخر تک جاتی، ان کا انٹرنیشنل لیول پر کمپٹیشن ہونا تھا، اور جیتنے والے کو ڈانسر آف دا ایئر کا سرٹیفکیٹ ملنا تھا۔ اب راکیل ڈانس کر رہی تھی، اس کا کمپٹیشن اس کے اور ڈانسر لیلا سے تھا۔ زبردست پرفارمنس، زبردست۔ تینوں ججز نے اسے پوائنٹ دیا تھا، جبکہ لیلا کو 2 نے ہی دیا تھا۔ اب راکیل سب کا شکریہ ادا کرتی ڈانس فلور سے اتری تھی۔ اب جو ڈانسر آ رہے ہیں بہت زبردست ڈانسر ہیں، جن کا تعلق جاپان سے ہے، سو مسٹر آیوش دورانی کم ان دا اسٹیج۔ اینکر کے کہنے کے ساتھ ہی ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ڈانس فلور کے علاوہ پورے ہال میں ڈم لائٹس تھیں۔ آیوش اسٹیج پر آیا تھا، سانگ پلے ہو گیا تھا، اس نے ڈانس کرنا شروع کیا تھا۔ وہ ہائی بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا، وہ اپنا بیسٹ دے رہا تھا، اور اب تو اسے ہیر سے جیتنا تھا۔ اس کے سٹیپ بہت یونیک اور زبردست تھے۔ جج اور گیسٹ ہوٹنگ کر کے اسے داد دے رہے تھے۔ لاسٹ سٹیپ لیتے ہی ہال تالیوں سے گونجا اور لائٹس واپس روشن ہو گئی۔ واہ، زبردست، بہت اچھی پرفارمنس تھی، میں تو آپ کا فین ہو گیا آیوش، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تب ہی اینکر خوشی سے آیوش کو بولتا ججز کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ان کے ڈانس کا تو
एक जमाना फैन है, हाँ तो हम कैसे ना हो। कहते ही तीनों जजेस ने रेड गोल्ड बटन को प्रेस करके उसे पॉइंट्स दिए थे। उस बस का उसका शुक्रिया कहते ही वो वापस अपनी जगह पर गया था। जाते जाते एक दिल जलाने वाली मुस्कुराहट हीर की तरफ उछालना नहीं भूला था। तो अब हम बुलाएंगे एक ऐसी डांसर को जो अपने करियर में कभी कहीं किसी से नहीं हारी, जिनकी डांस का मेरे साथ साथ एक दुनिया फैन है, जिनके डांस को बहुत सराहा जाता है, जो पिछले 12 साल से डांस कर रही हैं। और आज इनका मुकाबला हमारे बहुत ज़बरदस्त डांसर आयश दुरानी के साथ है। वैसे तो जीतना हारना इस मुकाबले में ज़्यादा मायने नहीं रखता, मगर हीर मिर्ज़ा और आयश दुरानी के मुकाबले का फैसले का हमें बेचैनी से इंतज़ार है। उसके लिए हम द मोस्ट टैलेंटेड मोस्ट प्रिटी डांसर हीर मिर्ज़ा को डांस फ्लोर पर इनवाइट करते हैं। प्लीज हीर मिर्ज़ा कम इन द फ्लोर। कुछ इधर उधर ही चवले मारने के बाद एंकर पुरशोक आवाज में बोला था। उसके साथ साथ कई और लोग जजेस दूसरे डांसर डांसर और इंतजार कर रहे थे कि दोनों में से कौन जीता है। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। हर जगह से अपने नाम की पुकार सुनकर ही साइड स्माइल पास करती उठकर फ्लोर की जाने बढ़ी थी। मेरे वजूद में काश तू उतर जाए, मैं देखूं आईना और तू नजर आए, तू हो सामने और ये वक्त ठहर जाए, हाय ये जिंदगी तुझे देखते ही गुजर जाए।